So hello everyone, welcome at Nimbus Learning powered by Engineers Academy. My best टू कन्वेंशनल क्वेश्चन के सीरीज के अंदर आज मैं लेकर आया हूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इनके आंसर्स कैसे लिखने हैं कन्वेंशनल पेपर में वो आज मैं बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको लास्ट क्लास के अंदर जो असाइनमेंट दिया गया था एमडी का, उसका आंसर आप यहां पर देख सकते हैं। इस तरीके से आपको बेसिकली कंप्लीट रिजल्ट, कंप्लीट आंसर लिखना था। इट मे बी पॉसिबल कि ये शायद आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा, लेकिन आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में जाके देख सकते हैं। इस आंसर को हमने वहां पर शेयर कर रखा है। ये आंसर जो है बच्चे ने ही भेजा है। हम हमेशा एक असाइनमेंट देते हैं जिसके अंदर ये बताते हैं कि आप अब घर पे बैठ के इसका आंसर लिखिए और आंसर आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए उसको आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। उसके बाद में हम डेफिनेटली उसके ऊपर कमेंट्स आपको जरूर देंगे। लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है वो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली क्या दिया गया है, ये बोल रहा है फाइंड द फोर्स P टू जस्ट मूव द लोअर ब्लॉक। लोअर ब्लॉक को मूव करवाने के लिए आपको P फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, ये फाइंड करने के लिए बोला गया। देखिए यहाँ पर म्यू दिया गया आपको 0.3, तो हम ऐसा मान के चलेंगे सभी सरफेसेस के लिए स्टैटिक एंड काइनेटिक जो है वो सेम ही दिया है। इसका मतलब क्योंकि हमारे पास में सेपरेट किया नहीं गया है, इसलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम है आपका, आप गिवन डेटा यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं मेंशन करूंगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन डेटा। अगर मैं बात करूं गिवन डेटा की, तो गिवन डेटा में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले आपको दिया गया म्यू इक्वल्स टू 0.3। आप देख सकते हैं W1 बता रहा है वेट को, क्वेश्चन में गिवन है W1 इक्वल्स टू 50 न्यूटन, तो ये आएगा आपके पास में 50 न्यूटन। W2 की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो W2 जो आपके पास में है ये कितना है 100 न्यूटन, तो आपने मेंशन कर दिया 100 न्यूटन। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में और कुछ भी गिवन नहीं है, आपको दिया गया है P फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, आप सबसे पहले एक ब्लॉक यहाँ पर कंसीडर करेंगे जो पहला वाला ब्लॉक है, और यहाँ पर आप कंसीडर करेंगे दूसरा वाला ब्लॉक, और दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ 1 नंबर की, तो पहले 2 नंबर से शुरुआत करते हैं। और 2 नंबर में अगर हम लोग देखेंगे तो इधर लग रहा है फोर्स P, ये हमें दिया गया है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे, अच्छा 2 नंबर को आपको हल्का सा स्लाइड करना है, तो आप समझिए कि वो बोल रहा है जस्ट मूव करने वाला, उसका मतलब ये इधर जाना चाह रहा है। इधर जाना चाह रहा है तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा बेटा वो इधर और इधर लगने वाला है। सर ये जो फ्रिक्शन लग रहा है ये ग्राउंड और ये 2 नंबर ब्लॉक है आपका, ये 1 नंबर ब्लॉक है, तो ग्राउंड और 2 नंबर के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको मैं कहूंगा यहाँ पर FS स्टैटिक 2। क्लियर है। इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो FS21, इसके ऊपर फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये है, तो अगर आप यहां पर देखेंगे बेटा तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर आने वाली है। तो इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि अगर P ब्लॉक इधर जाना चाह रहा होगा तो इस सरफेस के रेस्पेक्ट में ये देखिए ध्यान से, फ्रिक्शन इधर आने वाला है, इसके हिसाब से फ्रिक्शन इधर आने वाला है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, तो यहां पर डेवलप होगा एक टेंशन T। अब देखिए आप W1 को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है W1, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा N1 और यहाँ पर आ जाएगा एक नॉर्मल रिएक्शन N1। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो W2 नीचे लगने वाला है, और W2 नीचे लगेगा तो इसकी वजह से ग्राउंड के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन बेटा N2 आएगा, जिसकी वजह से आप ऊपर की साइड भी देख सकते हैं एक N2 आपको देखने को मिलेगा। अच्छा एक और चीज़, अगर इस पर आप फ्रिक्शन इधर दिखा रहे हैं तो नो डाउट इसके ऊपर जो फ्रिक्शन होगा FS2 वो आप इधर दिखाएंगे। क्लियर तो नहीं बात। सो ओवरऑल ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम होगा, जिसमें अगर आप फर्स्ट बॉडी को कंसीडर करेंगे तो आप कहेंगे कि सर ये जो फर्स्ट डायग्राम है फ्रॉम ब्लॉक 1, यहां लिखना पड़ेगा ब्लॉक 1। यहां पर आपने क्या इस्तेमाल किया, समीशन Fy बराबर 0। Fy बराबर 0 अगर आप देख रहे हैं तो ऊपर की साइड है N1, तो N1 इक्वल्स टू क्या होने वाला है W1, और W1 कितना दिया गया बेटा आपको 50 न्यूटन, तो आपने कहा N1 इक्वल्स टू 50 न्यूटन। अब आप कहेंगे FS21, बहुत अच्छा रहेगा डियर अगर आप वहां पर मेंशन भी करें FS21 है क्या। FS21 क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन 1 और 2, और ये किसके ऊपर है 1 नंबर पे, तो आप बोलेंगे ऑन 1 नंबर ड्यू टू 2 नंबर। ये भी अगर आप वहां मेंशन करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो FS21 क्या होने वाला आपके पास में म्यू एस मल्टीप्लाई बाय N1, तो हमने कहा म्यू एस कितना है 0.3,
50 दे रखा है ये आपको, तो ओवरऑल FS21 ये कितना बन जाएगा आपके पास में 15 न्यूटन। मेरे ख्याल से इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर फ्रॉम ब्लॉक टू 2 नंबर ब्लॉक में अगर आप इस्तेमाल करेंगे समीशन Fx इक्वल्स टू 0, Fx इक्वल्स टू 0 की अगर हम लोग बात करें, अच्छा पहले y के लिए लगा दो ताकि यहां से आपके पास में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन आ जाए। Fy इक्वल्स टू 0, तो आपने कहा सर ऊपर की साइड है N2, डाउनवर्ड डायरेक्शन में W2, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है N1, तो हमने कहा कि सर N2 इक्वल्स टू W2 कितना दिया गया 100 न्यूटन, N1 कितना दिया गया 50 न्यूटन, तो ये कितना आ गया बेटा 150 न्यूटन। ये कितना आ गया आपके पास में 150 न्यूटन। सो अब आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर, ये आपको अगली स्लाइड पे लिखना है लेकिन मैं यहाँ पर लिखकर आपको बता रहा हूँ। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर FS2 ये कितना होने वाला है सर, ये होगा आपके पास में म्यू एस मल्टीप्लाई बाय N2, तो हमने कहा सर म्यू एस कितना दिया गया 0.3, N2 कितना दिया गया आपको 150, तो आप कहेंगे सर ये कितना आ रहा 45 न्यूटन। इसी ब्लॉक के लिए अगर आप इस्तेमाल करेंगे समीशन Fx बराबर 0, तो आप कैसे लिखेंगे P इक्वल्स टू FS1 प्लस ये FS21 ध्यान रखना प्लस FS2, तो हमने कहा FS21 ये कितना दिया गया बेटा आपको, ये दिया गया 15 और FS2 कितना दिया गया ये है बेटा 45। सो ओवरऑल आपका जो करेक्ट आंसर होगा 60 न्यूटन। तो आपको बताना पड़ेगा 60 न्यूटन वो वैल्यू है जो अगर आप P को प्रोवाइड करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपका ब्लॉक जो होगा वो जस्ट मूव करने वाला होगा। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को वहां पर सेलेक्ट करने का एक अच्छा मतलब एक बेनिफिट ये निकलता है कि बेटा जब आप वहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं तो वहां पर अगर आपने सही सॉल्व किया, कैलकुलेशन सही है, कॉन्सेप्ट सही है, नोटेशन सही इस्तेमाल किए, सब कुछ सही बताया वहां पर, तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलते हैं। लेकिन थ्योरेटिकल में क्या होता है, कभी कभार आप अपनी तरफ से बेहतरीन लिखते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब आप उस सॉल्यूशन को एग्जामिनर पढ़ता है तो वो अपने हिसाब से आउट ऑफ 15 आपको 12 मार्क्स देगा, 3 मार्क्स क्योंकि वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो न्यूमेरिकल में आपके पास में अपॉर्चुनिटी होता है 100% मार्क्स ग्रैब करने के। चलिए सो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसके अंदर आपको एक रेक्टेंगल के लिए सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक रेक्टेंगल के लिए सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो देखिए ये हमने एक रेक्टेंगल कंसीडर कर लिया जिसके लिए ये b दिया गया है और ये हाइट जो है h दिया गया है। ये सेंट्रोइडल एक्सिस x बार हो गया और ये आपके पास में आ गया y बार। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, मान लीजिए मुझे लिखना है I x बार एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x बार एक्सिस, तो कैसे दिया जाएगा इंटीग्रेशन। आपने यहाँ पर बेटा सबसे पहले कंसीडर किया एक स्ट्रिप, और ये जो स्ट्रिप आप कंसीडर कर रहे हैं ये बना आपके पास में dy और यहाँ से यहाँ तक कितना है y, ये कितना हो गया आपके पास में b। तो हमने कहा कि सर मैं साफ साफ यहाँ पर लिख सकता हूँ y स्क्वायर इंटू डी ए। उसके बाद में आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि डी कितना है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे डी इक्वल्स टू, ये लिखा जाएगा b मल्टीप्लाई बाई डी वाई। तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया अगले स्टेप के अंदर I x बार a इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y स्क्वायर ऑलरेडी है, ये बन जाएगा b इंटू डी वाई। अब आप इस स्ट्रिप के लिए लिमिट पुट करेंगे यहाँ से, ये क्या हो गया आपके पास में प्लस h/2, एक और h/2 है ना यहाँ पर, और ये भी कितना हो गया बेटा आपके पास में h/2। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर बेटा यहाँ पर जो I x बार a आ रहा है वो हमारे लिए क्या बन रहा है, यहाँ पर वो हमारे लिए बन रहा है इंटीग्रेशन, b बाहर ले लीजिए, ये बन गया y स्क्वायर dy, ये है आपके पास में माइनस h/2 से प्लस h/2। और ऐसे में जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी बन जाएगा b और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा y³ डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया आपके पास में माइनस h/2 से प्लस h/2। तो हमने कहा कि सर यहाँ से अगर मैं b बाहर ले लेता हूँ, 3 भी बाहर ले लेता हूँ, और अगर यहाँ पर पुट करता हूँ h/2 का होल क्यूब माइनस, यहाँ पर अगर आप पुट करो तो ये बन जाएगा आपके पास में, अच्छा आप इसके अंदर एक और चीज देख सकते हो, ये आपके पास में y³/3 आ रहा है, आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो माइनस h/2 से प्लस h/2। तो जब आप यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा h/3 और यहाँ पर आ रहा है माइनस h/2 का होल क्यूब।
और जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये बन जाएगा आपके पास में आई एक्स बार ए इक्वल्स टू b/3 और ये बन जाएगा आपके पास में h³ डिवाइडेड बाय आई थिंक 8 है ना, 8 आ रहा है आपके पास में, और ये आ गया बेटा आपके पास माइनस, एक और माइनस आएगा प्लस, तो h³ डिवाइडेड बाय 8। तो फाइनली अगर आप देखेंगे आई एक्स बार अपॉन ए, तो ये बन गया b/3 मल्टीप्लाई बाय 8 और ऊपर कौन आ रहा है 2h³, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया bh³ डिवाइडेड बाय 12। तो देखिए वहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कितने मार्क्स का ये पूछा गया। अगर आपको मात्र 5 नंबर में ये पूछा जा रहा है तो आप सिमिलरली करके इस बात को लिख सकते हो कि भाई y एक्सिस के अबाउट कितना होगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा मार्क्स का पूछा गया है तो फिर आप उसको कंप्लीटली डिराइव करके बताएंगे कि ये hb³/12 होने वाला है। तो ये रेक्टेंगल का जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि अक्सर एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी इसको, जब भी आपने मैकेनिक्स पढ़ा होगा, और मैंने जब मैकेनिक्स पढ़ाया था तो ये मैंने आपको डिराइव करके भी बताया था। तो अगर रेक्टेंगल का एक ऐसा कॉमन एग्जाम्पल है जो बार बार हमसे पूछा जा रहा है, इसी तरीके का ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का, ये सब चीजें आपसे और एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये 2-3 डेरिवेशंस आप जरूर देख के रखें मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि इस सीरीज के अंदर हम लोग अक्सर जो एक क्वेश्चन होता है वो आपको असाइनमेंट में जरूर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन आज मैं असाइनमेंट में दे रहा हूं वो एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। मतलब आपको क्या करना है, जिस तरीके से आंसर लिखना मैंने आपको सिखाया है, बिल्कुल उसी तरीके से इन दोनों पॉइंट्स के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में आंसर लिख के हमारा जो इंजीनियर्स एकेडमी मैकेनिकल वाला टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर पोस्ट करना है। हम आपके आंसर को जरूर देखेंगे और उसको जरूर रिव्यू करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, इंजीनियर्स एकेडमी की एसएससी मेंस की मैकेनिकल, डबल सिविल तीनों के लिए टेस्ट सीरीज चालू हो गई है। बहुत सारे बच्चे इसके अंदर टेस्ट दे रहे हैं और बहुत अच्छा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। तो अभी तक आप में से कोई बच्चा ऐसा रहा हो जिसने इस मेंस की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो वो जल्दी से अपने आप को उस टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर कीजिए। और अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा रह गया हो जिसने मेंस के कोर्स के लिए अपने आप को रजिस्टर नहीं किया हो तो वो भी जल्दी से जल्दी अपने आप को मेंस के कोर्स के लिए जरूर रजिस्टर करें। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद कर रहा हूं कि आज जो भी बातें मैंने बताई होगी आपको डेफिनेटली समझ में आई होगी। सो इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए बने रहिए निम्बस लर्निंग के ऊपर। इसी तरह के बहुत सारे सेशंस आपको निम्बस लर्निंग पे मिलने वाले हैं। अपनी मेंस की प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कीजिए निम्बस लर्निंग के साथ में। थैंक यू वेरी मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.